वेलकम टू द माय चैनल मैथमेटिक्स हब। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले आइए जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, नोट कर लें। इलेक्ट्रिसिटी होता है कि किसी भी कंडक्टर, जैसे कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, इसके अंदर कितना चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम पे, उसे आप क्या बोलोगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मीन किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो करता है तो उसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब देखिए, चार्ज के दो पोल रहते हैं, एक पॉजिटिव रहता है और दूसरा नेगेटिव। हमेशा चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव से किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे, उसे सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट दो तरह के होते हैं, एक ओपन भी होता है, जब स्विच ऑफ करोगे तो ओपन सर्किट हो गया, स्विच ऑन किया तो क्लोज सर्किट हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन में बता चुका हूं, दो पोल मान के चले आप, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होगी। एक और बात याद रखें, लाइक पोल क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों अनलाइक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव है। लाइक का मतलब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस के होंगे, दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डायरेक्शन के साथ साथ बात करते हैं बाकी चीजों की। ठीक है, तो अब बात करता हूं चार्ज की। इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू द कंडक्टर टाइम टी, अगर आपके पास आई इलेक्ट्रिक करंट है और क्यू चार्ज है और टी क्या आपके पास टाइम, ठीक है, तो क्या होगा? कह रहा है क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम टी पे, तब इलेक्ट्रिक करंट आई किसके बराबर होगी? क्यू अपॉन टी। अगर मैं इसके डिराइव्ड यूनिट निकालूं तो ये कूलम अपॉन टाइम के क्या आते हैं? सेकंड। कूलम पर सेकंड आएंगे एसआई यूनिट किसके? डिराइव्ड यूनिट आए किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। अब बात करी जाए अगर करंट की, तो करंट के ऐसा यूनिट होते हैं जी एम्पियर। याद रखें, एम्पियर होते हैं। और इस चार्ज के क्या होते हैं? कूलम। बाकी टाइम का तो आपको पता है कि सेकंड होते हैं। अब बात करते हैं एक एम्पियर किसके बराबर होगा। ध्यान से सुने, एक एम्पियर, करंट को एम्पियर से डिनोट करते हैं तो एम्पियर लिखा, इक्वल टू चार्ज। चार्ज कैसे यूनिट? कूलम। और टाइम के कितने आए? सेकंड। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ये भी याद रखिए। अब बात आती है एमीटर क्या होता है। एमीटर कोई एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं करंट वगैरह को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए जिस मतलब ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसे एमीटर कहते हैं। तो ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारा काम करता है। और एक और बात याद रखें, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज। मतलब सीरीज होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे को लगाया। जैसे एक लगाया, उसके बाद यहाँ आगे जाके कहीं दूसरे को लगा दूंगा, तो इसे सीरीज कहते हैं। और पैरेलल होता है कि इसके ऊपर बराबर। ठीक है, मतलब सेम इस तरह से पैरेलल होगा और इस तरह से सीरीज होते हैं। तो ध्यान से देख ले। अब बात करते हैं, एक और नोट आ गया आपके पास। नोट बिल्कुल सेम है, सेल की बात कर रहा है। सेल क्या होता है? सेल और बैटरी कब बनती है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट मूव करेगी थ्रू द नेगेटिव। अगर ये बल्ब आ गया, यहाँ बैटरी के दो टर्मिनल आए, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। ये पॉजिटिव इधर करंट देगा, यहाँ से करंट नेगेटिव की तरफ मूव करेगी। क्लियर हुआ? तो वही लिखा है यहाँ पर, हमेशा सेल के अंदर भी करंट पॉजिटिव से टूवर्ड द नेगेटिव हो जाएगी। याद रखें। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर हम बैटरीज को, छोटी छोटी बैटरीज को, सॉरी छोटे छोटे सेल्स को कनेक्ट करें, ठीक है, और एक बड़ा ऑपरेटर्स बनाए, उसे बैटरी कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आप पढ़ोगे पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। याद रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, नोट कर ले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि किसी इनफाइनाइट पॉइंट से आपके घर तक चार्ज को लाने में कितना काम किया गया। इनफिनिटी मतलब जहां बिजली बनी, वहां से आपके घर पे बिजली आई तो कितना काम हुआ। काम तो हुआ होगा ना वहां से बिजली को यहाँ लाने में। तो सिंपल सी बात है कि इस इन्फिनिटी से आपके घर तक चार्ज को लाने में कितना काम हुआ, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक और बात डिनोट करते हैं वी से, फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। अब वर्क का ऐसा यूनिट होता है भाई जूल, और चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, इसके ऐसा यूनिट आ गए।
कोई डाउट? ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा दो चीज़ों के बीच में निकाला जाता है, या कोई ए पॉइंट आ गया और कोई क्या आ गया, बी पॉइंट आ गया। मान लेता हूँ यहाँ इन्फिनिटी से ए के घर पे चार्ज को लाने में कितना काम हुआ, और यही इन्फिनिटी से बी के चार्ज में लाने में, बी के घर पे चार्ज को लाने में कितना काम हुआ, तो उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। ठीक है। देखो कि वी बी हमेशा बड़ा होगा। इस केस में हमारे पास जो वी बी होगा वो बड़ा होगा किससे, वी ए से, मतलब पोटेंशियल ऑफ वी बी, ठीक है, बी के घर पे जो पोटेंशियल पहुंचा वो ज़्यादा होगा किससे, पोटेंशियल ऑफ ए से। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी बी माइनस वी ए निकालोगे। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट आर पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि पोटेंशियल निकालने के लिए कि इस इन्फिनिटी से जहां बिजली बनी वहां से आपके घर पे चार्ज को लाने में कितना काम हुआ, और वहां से किसी दूसरे के घर पे लाने में चार्ज में कितना काम हुआ, उसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कहोगे। अब बात करते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क, वर्क का ऐसे यूनिट जूल, और आपके पास कूलम चार्ज के ऐसे यूनिट है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर रहेगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। याद रखिए। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ एक सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी बात याद रखिए। अब पता होना चाहिए, V सिंबल है पोटेंशियल का और I सिंबल है करंट का। ये कहता है कि V डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, I के ऊपर। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट डायरेक्टली डिपेंड, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, मतलब कितनी करंट सर्किट के अंदर से फ्लो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो क्या लगाते हो, इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट, कांस्टेंट R लगा दिया। R को रेजिस्टेंस कहते हैं और साथ में ही कांस्टेंट है। याद रखें, R को रेजिस्टेंस कहते हैं और साथ में कांस्टेंट है। आप पूछोगे ये रेजिस्टेंस आर है क्या? ठीक है। रेजिस्टेंस वो होता है जो अपोज करता है चार्ज के फ्लो को, मतलब चार्ज को फ्लो करने से जो रोके या उसकी रुकावट पैदा करे उसके रास्ते में, तो उसे आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। इस तरह से याद रखें। ठीक है। विच अपोज द चार्ज इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ये ओम का सिंबल लिखा है, ध्यान से देख ले। ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये जो कंसेप्ट लिखा है ये है आपके पास क्या, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। याद रखिए। ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में सिंपल सी बात है कि सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। मतलब कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लेंथ ज्यादा होगी, मतलब क्या हुआ, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जितनी लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है किसके ऊपर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। दोनों को कंबाइन करें तो L अपॉन ए आ जाएगा। R डायरेक्टली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं। मैंने जस्ट थोड़े पीछे कहा था कि जब भी आप हटाओ, किसको हटाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लगाते हो और साथ में कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो यहाँ लगा वो रो लगी है, इस सिंबल को रो कहते हो या फिर रियोस्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रो। तो ये रियोस्टेट है यहाँ पर। ठीक है। याद रखें, रियोस्टेट के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। वे रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आप इसको क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है। तो हाँ, इसका ऐसे यूनिट भी क्या आएगा, ओम। ये सिंबल जो आपको दिख रहा है ये ओम का सिंबल है, रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और ऐसा यूनिट इसका दिया है आपके पास। बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर किसी भी कंडक्टर का लगातार रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, मीन कि बढ़े और कम हो। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था V डायरेक्टली डिपेंड ऑन I। ठीक है। एंड V डायरेक्टली डिपेंड ऑन RI। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि R भी बढ़ेगा कम होगा जब पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा। याद रखें, करंट सर्किट में बढ़े या कम हो तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है और कम हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो लगातार उसे आप वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसा रेजिस्टेंस जो लगातार चेंज हो सर्किट के अंदर। ठीक है। अब बात आती है रियोस्टेट क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, रियोस्टेट की। रियोस्टेट क्या होता है, इट इज एन ऑफ्टन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये हम यूज करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस को चेंज करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तो उसकी जगह किसका इस्तेमाल करोगे, रियोस्टेट का इस्तेमाल करोगे। तो ये इस तरह से होता है, इस तरह की फेस का होता है। ठीक है। इसको आप रियोस्टेट कहेंगे। ठीक है।
लैब वगैरह में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके ऊपर। अब आता है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। क्या होता है, पहले आता है सीरीज रजिस्टर और दूसरा पैरेलल रजिस्टर। अगर हम एंड टू एंड जोड़े, मतलब ये एक रजिस्टर आ गया, इसको मैं आगे जाके कहीं और एंड टू एंड जोड़ा, मतलब एक का एंड दूसरे के एंड के साथ, दूसरा का एंड तीसरे के एंड के साथ जोड़ूं, उसे सीरीज कहते हैं। और अगर एक जोड़ा हो उसके नीचे कहीं दूसरा जोड़ा हो, इस तरह से इसे पैरेलल रजिस्टर कहेंगे। ठीक है। द करंट इन द सेम वैरी अपार्ट इन द सर्किट इज द सेम थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब कह रहा है करंट इज द सेम एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। सर्किट के हर एक पार्ट में अगर रजिस्टर आप इस तरह से सीरीज में लगाओगे तो करंट हर जगह में सेम रहेगी, हर एक रजिस्टर में भी सेम रहेगी। ठीक है, हर एक रजिस्टर में भी सेम रहेगी। दरअसल ऐसा होता नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ द सीरीज सर्किट इज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, When one component fall, the circuit is broken and none of the component work। ठीक है, अगर इसमें एक भी कंपोनेंट ब्रेक हो गया, मतलब कि जैसे ये लगाए थे इसमें से ये खराब हो गया तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगी, तो सर्किट पूरा बेकार हो गया। पैरेलल की बात करें, जब हम ज्वाइन करें रजिस्टर ज्वाइन इन पैरेलल, हम किस तरह से ज्वाइन किया हूँ, पैरेलल ज्वाइन किया हूँ, तो उसे आप पैरेलल रजिस्टर कहेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ज्वाइन इन पैरेलल इन इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल सी बात है, ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रजिस्टर मतलब इसलिए लगाते हैं भाई, ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम करता है। भाई आपके रेजिस्टेंस को कम करेगा, इन्वर्सली डिपेंड करेगा उसके ऊपर। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज वी। हर एक रेजिस्टर को पोटेंशियल कितना मिलेगा, वी मिलेगा, और सबका पोटेंशियल इक्वल होगा, याद रखना। सीरीज में क्या होता है कि पहले के पास ज़्यादा जाता है, दूसरे के पास थोड़ा कम, तीसरे के पास उससे कम, क्योंकि ये कुछ इस्तेमाल करेगा ना। ठीक है, पैरेलल में सबके पास इक्वली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और पैरेलल में अगर रेजिस्टर को लगाओगे इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम पैरेलल में इस तरह से लगाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, याद रखें। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। मतलब ये तभी किया जाता है जब हमारे पास अलग अलग तरह के गैजेट्स इस्तेमाल किए हों और सबका रेजिस्टेंस भी क्या हो, अलग अलग हो। तो आगे बात करता हूँ मैं। अब बात करते हैं किसकी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बच गया था हमारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये होता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, याद रखिए ये इसका फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। ये होता क्या है, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हो। क्या कहते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हो। अब बात आप पूछोगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, किस तरह से काम करती है। तो अगर मैं बात करूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे आप गर्मियों में देखते हो कि आपके जो फ़ोन वगैरह और चार्जर वगैरह गर्म हो जाते हैं। मतलब मैंने चार्ज लगाया फ़ोन को, वो गर्म हुआ। सर्दियों में वही चार्जर और वही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, वो गर्म नहीं हो रहा। क्यों, ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ये याद रखें, ये फैक्टर बहुत कम लोगों को पता रहता है और ये कोई नहीं समझाता कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ा। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा था जिसकी वजह से आपकी जो अप्लायंस थी, इलेक्ट्रिकल बॉडीज थी, वो भी गर्म हुई, मगर सर्दियों में टेम्परेचर कम हुआ जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद आता है ओवरलोडिंग। जब आप क्या करो, एक अप्लायंस लगाई हो तो वही इलेक्ट्रिसिटी उसको दे रहे हो तो वो लोड नहीं पड़ता भाई। अगर आप बहुत सारी अप्लायंस लगाई हो और तारे पीछे एक ही कनेक्शन हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी खींचेंगी और सबकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा करंट खींचने की वजह से सर्किट के ऊपर ओवरलोडिंग होगी और आपका सर्किट जल सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। एक दो तारों मतलब दो टर्मिनल के बीच में एक पतली सी वायर लगाई जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से इसके ऊपर लोड जब पड़ेगा तो ये पिघल जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, सर्किट ओपन हो जाएगा और उस वजह से करंट फ्लो रुक जाता है। फिर आगे अगर बात करूं इसी पे, तो हमारा दूसरा आता है कौन सा, शॉर्ट सर्किटिंग। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है और सर्किट शॉर्टिंग के टाइम पे रेजिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो मतलब करंट फ्लोइंग ज़्यादा हो जाएगी,
तारों के बीच में लोड बढ़ जाएगा, तो जिस वजह से तारें जल सकती हैं। इसको बचाने के लिए भी फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप जितना आज पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, बेल आइकन दबाने के लिए ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।